मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, इस चीज़ को देख करके समझ भी गए होंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, हमारा पहला चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक सेट तैयार किया गया है, जो कि कुल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 मिलने वाला है। ओके, तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, निम्नलिखित में से किसका कहना है। अर्थात यहाँ पे 4 ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने संसाधन के बारे में कुछ न कुछ कहा। तो आपको यह बतलाना है कि यह जो कहा गया है कथन, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किनका कथन है। ऑप्शन ए है आपके पास अरस्तु, ऑप्शन बी है आपके पास जिमरमैन, ऑप्शन सी है आपके पास हेरोडोटस और ऑप्शन डी है गांधी जी। तो यह कथन जो है संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किसका है, तो ये जिमरमैन का है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, निम्नलिखित में से किसका कथन है। यहाँ भी एक कथन है। कुछ कथन आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, क्योंकि कथन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके पास कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, या पेटी भरने के लिए नहीं। अर्थात ये हुआ कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है जिससे हम अपने आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं है। वो एक इच्छा के बाद स्वतः ही दूसरी इच्छा आ जाती है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है आपके पास अरस्तु, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है आपके पास जिमरमैन और ऑप्शन डी है हेरोडोटस। तो यह कथन जो है पेटी भरने का, यह गांधी जी का है। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास संसाधन पर्याप्त है हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, लेकिन हम अपनी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं कर सकते उस संसाधन से। अर्थात कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी यहाँ जो यूज़ किया गया वो एक इच्छा है। किसको बतलाया जा रहा है, पेटी का सेंस क्या है, इच्छा, और पेट क्या है, ज़रूरत। जैसे जो मानव का जो है नेसेसरी जो होती है आपको बेसिक नीड्स, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता जिसको हम कहते हैं, वो क्या क्या होता है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ है। अर्थात यदि देखा जाए तो हमारा जो है मूलभूत आवश्यकता, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए एक भी संसाधन नहीं है। तो ऐसा किसका कहना था, तो गांधी जी का कहना था। इस चीज़ को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है निम्नलिखित में से क्या संसाधन का केंद्र बिंदु है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक जो होता है संसाधन का केंद्र बिंदु है, कौन। ए है आपको प्रकृति, ऑप्शन बी है आपके पास तकनीक, और ऑप्शन सी है शिक्षण संस्थाओं, और ऑप्शन डी है मानव। ये 3 चीज़ होता है। आप पढ़े होंगे आपके बुक में जो है एक ट्रेंगुलर टाइप का इस तरह का शेप बना हुआ होगा, जहां आपको एक तरफ जो होगा क्या होगा, ऊपर में प्रकृति, और जो है यहाँ नीचे आपको एक साइड तकनीक और दूसरे साइड जो है आपको क्या होगा, शिक्षण संस्थान, और बीच में मानव आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बीच में मानव जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब ये मानव क्या करता है कि तकनीक और शिक्षण संस्था, मतलब शिक्षण संस्था का जो अर्थ है यहाँ पे एजुकेशन से है। हम एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के मदद से क्या कर लेते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, और फिर उस प्रकृति का जो नेचुरल गिफ्ट है हमारे पास रिसोर्सेस का, उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं रिसोर्सेस में। किसमें, तो रिसोर्सेस में, अर्थात संसाधन में। तो केंद्र बिंदु का क्या अर्थ होता है, बीच में। तो केंद्र बिंदु कौन हो गया इस तरह से हमारा, तो मानव हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारा। ओके, तो मानव जो है क्या है, केंद्र बिंदु का कार्य करती है। ओके, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और जो है शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है। अर्थात जो है स्वामी के आधार पे हमने संसाधन पढ़ा, संसाधन को जो है अलग अलग जो है बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप resources are classified into how many categories।
डैट मीन्स स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में जो है आपको विभाजित किया गया है, कितनों वर्गों में रखा गया है। ओके, ऑप्शन ए है आपके पास 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है आपके पास 4। तो इसको कितने भागों में रखा गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, अब किस तरह से, तो एक जो हमारा होता है इंडिविजुअल होता है, दूसरा कम्युनिटीज, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। इस तरह से जो है स्वामित्व के आधार पर रिसोर्स को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है सागर तट से कितना किलोमीटर दूर तक महासागरीय क्षेत्र को किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र को इंग्लिश में यदि हम देखें तो इंग्लिश में इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो कितना किलोमीटर तक जो है आपको सागर तट के क्षेत्र से महासागरीय क्षेत्र में, महासागरीय क्षेत्र का अर्थ ये होता है कि कोस्ट लाइन जो है हमारा तट जो है वहाँ से जब हम ओशियन की तरफ, महासागर की तरफ बढ़ते हैं तो महासागर के कितने किलोमीटर दूरी तक जो है हमारा क्या होता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कंट्री है वहाँ पे आप किसी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं या किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप वहाँ के संसाधन को यूज करने के लिए इनका जो इंटरनेशनल बॉडीज होता है जिस पे का कंट्रोलिंग होता है उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है। कहाँ से, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से। और इसी को हम जो है दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, जैसे कि अभी आप इससे पहले क्वेश्चन देखे थे 4 नंबर में कि स्वामित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है, तो यह एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाता है। ओके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं या इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है कि 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक या 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है सागर तटों के पास किस क्षेत्र तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन को देश की संपत्ति कहते हैं। अभी हम देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति, अब देखेंगे कि देश की संपत्ति कहाँ तक हमारा पूर्ण अधिकार है। जो वहाँ तक यदि किसी दूसरे देश का मैरीन नदी हमारे उस क्षेत्र में एंटर करता है तो हमसे परमिशन लेना होगा। यदि बिना परमिशन का आता है तो वो एक तरह से इलीगल हो जाएगा। तो वो क्या क्षेत्र है, कहाँ तक का, तो ऑप्शन ए है आपके पास 12 NM मतलब न्यूटिकल माइल्स इसको हम कहते हैं। ओके, और ऑप्शन बी है आपके पास 19.2 किलोमीटर अर्थात 19.2 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह जो होता है आपको ए और बी दोनों है, क्योंकि एक का वैल्यू न्यूटिकल माइल्स में है और दूसरे का वैल्यू किलोमीटर में है। तो और 19.2 किलोमीटर को राउंड फिगर में जो है आपको कहीं कहीं देखेंगे तो ये 20 किलोमीटर भी आपको मिल जाएगा। कितना, तो 20 किलोमीटर। ओके, अब जब ऑप्शन में दोनों रहे 19.2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तब हम 19.2 के साथ जाएंगे। यदि 19.2 नहीं है तो किसके साथ, 20 किलोमीटर के साथ। और ऑप्शन में यदि 12 NM रहे न्यूटिकल माइल्स तो वो भी हमारा सही है, इसलिए हमने दोनों को दे दिया और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, तो ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत विकास के बारे में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। ओके, ऑप्शन ए है आपको 1968 में, ऑप्शन बी है 1987 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 1972। तो यह कब किया था, तो ये आपको किए थे 1987 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 1987 में ब्रुंडलैंड कमीशन ने सतत विकास के बारे में फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया था, अपना एक रिपोर्ट तैयार करके दिया था कि किस तरह हमें जो है रिसोर्स का यूज फ्यूचर भविष्य को देखते हुए बचा के करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है क्लब ऑफ रोम ने कब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग या उपभोग का प्रस्ताव रखा था। क्लब ऑफ रोम जो था
फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, जो कि ब्रुनलैंड कमीशन ने आपको 1987 में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बेस्ड था कि हमें हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, अर्थात ऐसा उपयोग करें कि कल के भविष्य के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है उसको हम आज ही समाप्त कर दें, मतलब फ्यूचर को देखते हुए हमें उसे उपयोग करना है। तो उसे को हम क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण। तो ये कब अपना प्रस्ताव रखा था। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1968, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है आपके पास 1972। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1968। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग या उपभोग का प्रस्ताव रखा था, और इसी पे बेस्ड जो है आपको फिर 1987 में ब्रुनलैंड कमीशन ने सतत विकास की बात कही थी। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ डेट इम्पोर्टेंट है, इस भी उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है, स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। अर्थात पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट का किस तरह से हम संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में, जो इन्वायरमेंट का संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन भी जिसे हम कहते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में जो बात की गई थी स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन में, वो कब आयोजित हुई थी विश्व शिखर सम्मेलन, कौन सा, तो फर्स्ट, पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुई थी ये देखेंगे, और कहाँ हुई थी, तो स्टॉकहोम में। ये भी याद रखना है, कभी कभी आपको दे देगा कि पहला विश्व शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुई थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। ये भी याद रखना है। तो इसका 9 नंबर का अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 1968, 1987, 1992 और 1972। तो 9 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1972। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको जितना भी डेट है वो सबका एक रिलेशन है, सबका एक रिलेशन है। जैसे कि 1968 में अभी जस्ट हमने देखा क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम जो है फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, इंटरनेशनल लेवल पे पर्यावरण या संसाधन का किस तरह विवेकपूर्ण उपयोग करें इसके बारे में बतलाया। फिर जो है ब्रुनलैंड कमीशन ने 1987 में जो है सतत विकास के बारे में बतलाया। फिर 1992 आता है, तो 1992 का क्या है कि आपको पहली अर्थ सम्मेलन हुई थी इसमें, ठीक है। और 1972 में अभी जस्ट हमने देखा कि स्टॉकहोम में पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, किसको लेकर के, तो पर्यावरण संरक्षण हेतु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को बहुत बार बनाए होंगे या देखे होंगे। कहता है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, बी है 5 मार्च, सी है 5 अप्रैल और डी है 5 अगस्त। तो हम कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल, तो हम मनाते हैं इसको 5 जून को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के कुटीर उद्योग के विचारों का जोरदार समर्थन किया। अर्थात स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इस चीज़ को तो आप समझे ही होंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या होता है, मतलब कहा कि छोटा हो लेकिन बेहतर हो। गांधी जी इसके समर्थक थे, वो बड़े बड़े उद्योग के खिलाफ थे। वो कहते थे कि छोटा छोटा उद्योग से लोगों को स्वरोजगार करनी चाहिए, ठीक है, जिसको आत्मनिर्भर भी कहते हैं। तो गांधी जी भी इसके सपोर्टर थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के संदर्भ में आप इसे पढ़े भी होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन इनके विचार को भरपूर जो है आपको समर्थन किया था या जोरदार समर्थन दिया था अपनी पुस्तक में, ठीक है। उसकी जो पुस्तक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो गांधी जी के कुटीर उद्योग के विचार का समर्थन किया था। ऑप्शन ए है आपके पास विनोबा भावे ने, ऑप्शन बी है आपके पास सुमेसर ने, ऑप्शन डी है ब्रुनलैंड कमीशन ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन थे, तो यह आपको सुमेसर थे। ओके, तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी में आपको एक आ जाता है विनोबा भावे। विनोबा भावे भी जो है बहुत बड़े प्रशंसक थे किसका, गांधी जी का, और उन्होंने भूदान आंदोलन
को आगे लीड किया था गांधी जी के डेथ के बाद। इस चीज़ को भी याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जब आप देखेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ऑप्शन ए है आपके पास 1972 और ऑप्शन बी है आपके पास 1968, ऑप्शन सी है आपके पास 1997 और ऑप्शन डी है आपके पास 1992। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 अर्थात 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है रियो डी जेनेरो के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। अर्थात रियो डी जेनेरो जो है आपको ब्राज़ील की पहले कैपिटल हुआ करता था ये। तो यहाँ पे जो है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपको रियो डी जेनेरो ये भी याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। तो अब इसमें कितने देश भाग लिया था ये भी याद रखना है आपको। ऑप्शन ए है आपके पास 150 देश, ऑप्शन बी है 160 देश, ऑप्शन सी है 170 देश और ऑप्शन डी है 193 देश। तो कितने देशों ने भाग लिया था? तो 170 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि आपको 1997 में हुआ था। ओके, तो प्रथम कब हुआ था? 1992 में और द्वितीय कब हुआ था? 1997 में। 5 साल का अंतराल था और तीसरी पृथ्वी सम्मेलन भी 5 साल के अंतराल में हुआ था। जब 97 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2002। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी है आपके पास न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है क्योटो और ऑप्शन डी है रोम। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको सेकंड पृथ्वी सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, और कब? तो 1997 में। 5 साल का अंतराल हुआ था और इसी वजह से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो +5 सम्मेलन के नाम से। फिर इसके 5 साल बाद होता है आपको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। एक पृथ्वी सम्मेलन याद रखना है, उसका डेट और जगह, सबका जगह याद रखना है आपको। उसमें 5-5 ऐड करते जाएंगे यदि हमसे डेट पूछ दिया अर्थात इस भी पूछ दिया कब हुआ था तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को अब देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास वही है, यहाँ देख लीजिए +5। ठीक है, दोनों तरह से लिखा हुआ है। सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन बी है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन सी है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन डी है क्योटो सम्मेलन। तो हमने अभी जस्ट बताया कि आपको 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जस्ट उसके 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपको 1997 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। और कब हुआ था? तो 1997 में। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है क्योटो सम्मेलन में कुल कितने मुख्य गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। अर्थात इस सम्मेलन में जो भी देश पार्टिसिपेट हुए थे उन सबों ने सहमति दिया था 6 मुख्य गैस का उपयोग हम लोग अब कम करेंगे क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी अधिक बढ़ रही है। ओके, तो कितने गैस था? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 6 गैस, ऑप्शन बी है 5 गैस, ऑप्शन सी है आपके पास 7 गैस और ऑप्शन डी है 2 गैस। तो कुल कितने गैस थे? तो कुल जो है मुख्य 6 गैस
के कटौती की बात की गई थी और उस पर सभी देशों का सहमति बना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड देखते हैं कि वो 6 गैस कौन कौन था। इसका भी नाम याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ आपको क्योटो सम्मेलन के बारे में एक डिटेल भी है, इस चीज़ को देख लें। कहता है दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन भी कब हुआ था, तो 1997 में, ये भी याद रखना है। और आपको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था 1997 में। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में, कहाँ, तो जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने, कितने देशों ने भाग लिया था, तो 159 देशों ने भाग लिया था। इनमें मुख्य 6 गैसों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद N2O, HFC, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, मीथेन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। क्लियर है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको ग्लोबल सम्मेलन के बारे में लिखने भी दे दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला एक संसाधन है हमारा, तो किस प्रकार का है। आपने पढ़ा होगा अलग अलग प्रकार के संसाधन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए है आपको अनवीनकरणीय, मतलब जो है जिसका फिर से हम पुनः प्राप्त ना कर सकें, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और नवीनकरणीय को कहते हैं। बी में नवीनकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, जो फिर से आपको रिसाइकल किया जा सके। और सी है जैव, जिसको बायोटिक कहते हैं। और डी है अजैव, जिसको अबायोटिक कहते हैं। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक प्रकार का ऐसा संसाधन है जिसका एक बार उपयोग कर लेने से दोबारा फिर से उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, तो अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। आपको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा डिटेल्स में बताते जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये मेमोराइज्ड हो जाए, समझ विकसित हो जाए आपके अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को। ओके, कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है आपके पास मानवकृत, ऑप्शन बी है पुनः प्रति योग्य, ऑप्शन सी है जैव, एंड ऑप्शन डी है अजैव। तो सौर ऊर्जा जो है किस प्रकार का है, तो सौर ऊर्जा क्या है कि एक बार में हम तो यूज कर लेते हैं उसका, लेकिन क्या वो समाप्त हो जाता है, नहीं। सौर ऊर्जा को हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो डेली हमारे पास अवेलेबल है, सनलाइट डेली हमें मिलता है, ठीक है। तो यह क्या है, पुनः प्रतियोग्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है कि सही है, ठीक है। आपने सोलर प्लेट देखा होगा, सोलर प्लेट से आदमी क्या करता है, डेली यूज करता है। जब आप बैटरी चार्ज कर लेते हो तो जब तक उसमें चार्ज रहता है काम करता है, लेकिन सनलाइट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अर्थात डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये जो शब्द यूज किया गया है किसके संदर्भ में यूज किया गया है। ऑप्शन ए है संसाधन, संगठन या संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, सी है आपके पास संसाधन के नियोजित दोहन से, और डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो डाकू का काम क्या होता है, लूटना। डाकू का काम क्या होता है, लूटना अर्थात दोहन करना। तो हमारा उसी संदर्भ में यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है कि संसाधन के नियोजित दोहन से, नियोजित होने के बावजूद भी हम इसका क्या करते हैं, दोहन करते हैं। अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 में से एक आपको ढूंढना है जो नहीं है। क्या नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन। अर्थात ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, नेगेटिव टैग है। यह क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव टैग है। ओके, तो
इस चीज़ को देखेंगे, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव टैग। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन नहीं है, तो वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो कौन प्राकृतिक संसाधन हमारा नहीं है, तो वह नगर। नगर हमारा क्या नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी हमारा वन भी प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ भी है, खनिज भी है, जबकि नगर नहीं है। नगर हमने बनाया, ईश्वर ने या गॉड ने या प्रकृति ने नहीं बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अर्थात 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ढूंढना है किसका भंडार जो है स्टॉक लिमिटेड है, मतलब उसका यदि हम उपयोग करेंगे डेली तो उसका जो है क्वांटिटीज़ क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, घटते जाएगा। तो कौन ऐसे संसाधन है जिनका जो है एक लिमिटेशन है स्टॉक का। ऑप्शन ए है तेल का, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा का, ऑप्शन सी है हवा का, ऑप्शन डी है पानी का। क्या आप सौर ऊर्जा का लिमिटेशन को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। क्या हवा को आप माप सकते हैं लिमिटेशन को? नहीं माप सकते हैं। पानी के लिमिटेशन अर्थात क्वांटिटीज़ को भी हम नहीं माप सकते हैं। तो तेल की क्वांटिटीज़ को हम माप सकते हैं क्योंकि यह एक फॉसिल्स फ्यूल है। अभी आप देख रहे हैं कि फॉसिल्स फ्यूल में जो हमारा पेट्रोलियम है, डीजल है, अर्थात पेट्रोलियम का जो भी प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट ही होता है आपको क्या, डीजल और पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि डिमांड अधिक है और हमारे पास क्वांटिटी कम है। इकोनॉमिक्स का तो यही फंडा है, जब क्वांटिटी कम रहे, डिमांड अधिक रहे, तो प्राइस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। अर्थात मछली जो है, जल प्राणी जो भी, यहाँ तो मछली है, कभी कभी आपको जल प्राणी भी दे देगा, ठीक है। तो जल प्राणी के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। ऑप्शन ए है आपके पास वर्षा जल, ऑप्शन बी है सागर जल, ऑप्शन सी है दूषित जल और ऑप्शन डी है आपको मानव निर्मित बांध। तो वर्षा जल से मछली का अस्तित्व नहीं मिटने वाला है, उनके लिए तो अच्छा ही है। उसके बाद आता है सागर जल, ये भी उनके अस्तित्व को नहीं मिटाएगा। और ऑप्शन डी है आपके पास मानव निर्मित बांध, बांध से उनको उतना अधिक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि उसको जो है दूषित जल से पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री का जो भी केमिकल्स होता है हार्मफुल, हानिकारक, उनका हम बहाव नदी में कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है कि जो भी जलीय जीव है उनका अस्तित्व जो है खतरे में है, उनका धीरे धीरे विनाश होते जा रहा है प्रजातियों का। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है टाइडल एनर्जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यह एक कैसा संसाधन है। ऑप्शन ए है आपके पास नवीनकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है आपके पास अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत और ऑप्शन डी है जैव। तो यह किस प्रकार का संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा, तो यह एक प्रकार का नवीनकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बात यदि आपको समझ में नहीं आया होगा कि यह क्यों है आपको नवीनकरणीय संसाधन और कैसे, तो टाइडल एनर्जी जो होता है वो किसके वजह से होता है, वो आपको सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, ये दो तरह का आपको टाइड्स आता है, एक होता है हाई टाइड्स और एक होता है लो टाइड्स। जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा क्या होता है, आपको हाई टाइड्स होता है। और जब जो है किसके बीच में, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। मान लेते हैं यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे हमारा मून है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या होगा, वो एक तरह का हाई टाइड्स बनाएगा, उच्च ज्वारीय भाटा जिसको कहते हैं। और दूसरा जो होता है कि 90 डिग्री के एंगल पे, अर्थात यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ पे हमारा मून है, यहाँ जो 90 डिग्री एंगल हमारा बन रहा है ये लो टाइड्स को दी। तो आपको कहता है पर डे 24 घंटा में 2 बार होता है। तो यह जो है आपको क्या है, नवीनकरणीय अर्थात रिन्यूएबल, इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीनकरणीय संसाधन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। ओके,
क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क जो है आपको आयरन ऑर्स यह किस प्रकार का रिसोर्स है। ए है आपके पास नवीनकरणीय, ऑप्शन बी है अनवीनकरणीय, ऑप्शन सी है जैव और ऑप्शन डी है मानवकृत। तो आयरन ऑर्स जिसको लौह अयस्क कहते हैं यह कैसा है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक और ह्यूमन मेड या मैन मेड। तो यह कैसा है, इसको हम आर्टिफिशियल भी कहेंगे मानवकृत को। ओके, तो ऑप्शन ये 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अनवीनकरणीय। आयरन ओर्स जो है क्या है कि अनवीनकरणीय है, इसको दोबारा हम रिसाइकल क्या कर सकते हैं, एक बार तो हम उपयोग कर लिए उसको रिसाइकल से हम उपयोग में तो ला सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी घट जाएगा ओर्स का। ठीक है, यहाँ आयरन का बात नहीं हो रहा है बल्कि लौह अयस्क का बात हो रहा है, ओर्स का बात हो रहा है। इस चीज़ को समझना है, लोहा और लौह अयस्क में बहुत डिफरेंट है। लौह अयस्क की शुद्धिकरण करने के बाद लोहा तैयार किया जाता है, अर्थात जिस लौह अयस्क का एक बार उपयोग कर लिए वह पुनः से नहीं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोहा को फिर से हम जो है पिघला करके दूसरा कुछ तो बना सकते हैं, लेकिन लौह अयस्क नहीं जल्दी बनता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये कहता है आपको स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का विभाजन किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब जिसका उत्पन्न जो ये हुआ, उत्पत्ति जिसको कहते हैं, उसके आधार पर संसाधन को विभाजित किया गया है। किन किन वर्गों में आइए देखते हैं। ए है आपके पास जैव तथा अजैव, बी है आपके पास नवीनकरणीय तथा अनवीनकरणीय, सी है आपके पास संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित, और डी है आपके पास निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो इसका जो है क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैव तथा अजैव। तो नेक्स्ट जो है 3 ऑप्शन जो है इनको भी देख लेते हैं जरा सा हम लोग कि ये किस किस आधार पर डिवीजन हुआ। जैसे नवीनकरणीय तथा अनवीनकरणीय, तो ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अर्थात उपयोगिता के आधार पर, मतलब जो हम उपयोग करते हैं तो एक का विनाश होता है और दूसरा जो है पुनः प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे को हम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इंग्लिश में इसे देखें तो क्या क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और तीसरा जो हमारा है संभाव्य, ज्ञात, भंडारित, संचित, इसे जो है विकसित के आधार पर अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर भी 4 भाग में बांटा गया है। और फिर आता है स्वामित्व के आधार पर जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको भी 4 भाग में बांटा गया। एक है हमारा निजी जिसको इंडिविजुअल्स कहते हैं या प्राइवेट्स कहते हैं, दूसरा है सामुदायिक जिसको जो है कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय जिसको नेशनल रिसोर्स कहते हैं, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय जिसको हम लोग इंटरनेशनल कहते हैं, जो कि अभी हमने इससे रिलेटेड भी देखा था अंतर्राष्ट्रीय से कि 200 किलोमीटर जो होता है समुद्रीय तट से महासागरीय क्षेत्र में जो दूरी, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे पहला चैप्टर का एक सेट देखा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी, मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा और साथ ही एक मोटिवेशन का भी वर्क मिलेगा। फिर बहुत जल्द आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आता हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।